हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी 2020 में। आज मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ आर्गुमेंट की। लेकिन आर्गुमेंट से पहले मैंने जो अजम्पशन वाला वीडियो बनाया था उससे मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, तो कई लोगों ने उस क्वेश्चन का आंसर दिया भी है। और तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पहले उस क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन था आप लोगों का एक क्यू वाला, मतलब उसमें लिखा था कि अगर आपको हैसल से बचना है तो अपने टिकट इंटरनेट पर बुक करें। ठीक है, ये स्टेटमेंट था। और पहला इसका एजम्पशन था कि अधिकतर लोग इंटरनेट पर टिकट बुक करना पसंद करते हैं। तो ये वाला एजम्पशन कई लोगों को सही लगा था। तो बाबू ऐसा नहीं है, ये है गलत। हमारा बात समझ में आ रही है? क्यों गलत है? क्योंकि जिस बंदे ने कहा है कि लंबी कतारों में खड़े होने से बचने के लिए अपने टिकट इंटरनेट पर बुक करें, तो भैया उसने ये थोड़ी ना सोचा होगा कि लोग ऑलरेडी इंटरनेट पर टिकट बुक करना पसंद करते हैं। उसने तो यही सोचा होगा कि लोग नेट पर टिकट बुक नहीं करते हैं और लाइन में खड़े रहते हैं। तो इसलिए पहला वाला एजम्पशन हो जाएगा हमारा गलत। दूसरा वाला था एजम्पशन कि नेट के अलावा टिकट और जगह पर भी अवेलेबल है। तो ये वाला एजम्पशन बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि अगर नेट के अलावा और जगह पर टिकट्स अवेलेबल नहीं होते तो कोई ये बात आती ही नहीं कि आप लंबी कतारों में खड़े हो या नेट पे बुक करो। ऐसा कुछ नहीं। जब एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास तो भैया एक ही जगह बुक करना है, तो फिर आपसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने IBPS या RRB का फॉर्म भरा होगा तो उसमें ऑनलाइन पेमेंट ही होता है। तो कोई आपसे ये थोड़ी ना कहता है कि भैया अपने IBPS PO या RRB PO का फॉर्म का पेमेंट कर देना, ऑनलाइन करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। भैया जब ऑनलाइन ही होता है तब ऑनलाइन करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ये कोई बात ही नहीं आती। एक ही मोड ऑफ पेमेंट है। अच्छा, जब चालान भरे जाते थे, जो लोग काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होंगे, जिन्होंने पहले तैयारी की थी फिर बाद में अब छोड़ दी है, या जिन्हें पता होगा उन्हें कि जब बैंक के फॉर्म आते थे चालान जमा हुआ करता था बैंक में या ऑनलाइन भी पेमेंट हुआ करता था। तो फिर ये कहा जाता था बैंक में बहुत लंबी लाइन लगती है, तो वहाँ मत जमा करो, ऑनलाइन पेमेंट कर दो कैफ़े पे। बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि वो 2-3 मोड ऑफ पेमेंट थे तब। क्लियर है? तो यानी उस थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ओनली सेकेंड इज इम्प्लिसिट, और कई लोगों का आंसर बिल्कुल सही भी आया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, अपनी थोड़ी सी तैयारी की बात कर लेते हैं। तो आप लोग RRB की तैयारी कर रहे हो अच्छी तरह से, हमें ये बात पता है। तो हमारी थोड़ी सी एक बात और मान लीजिए आप लोग कि मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। अब वो चाहे आप जहाँ से भी दें, जिस साइट से दें, चाहे तो आप महिंद्रास की मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्लाउड अफेयर्स हो गया आपका, ग्रेडअप रहेगा, टेक्स्ट बुक रहेगा, तो कहीं से भी आप लोग मॉक टेस्ट देना शुरू करें। और मैं तो रिकमेंड करूंगा, टेक्स्ट बुक की सीरीज़ बहुत अच्छी होती है, हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो अगर आपकी तैयारी है तो आप लोग टेक्स्ट बुक की सीरीज़ भी परचेज़ कीजिए और वहाँ से ज़रूर तैयारी कीजिए। क्लियर हो गई इतनी बात? इसके बाद में कई लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि हे भगवान, इतना सारा सिलेबस है, टाइम कम है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो पढ़ना आप शुरू तो कीजिए, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि आप क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आप पढ़ना शुरू कीजिए। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ऐसा लगता है कि सर हमें 5 वोकैब 1 घंटे में याद हो पा रही, 2 घंटे में याद हो पा रही, या हमने कुछ चैप्टर पढ़ा है, कोई टॉपिक पढ़ा है, पहले हमने पढ़ लिया तब समझ में आ गया, जब क्वेश्चन करने बैठे तब हमको समझ में नहीं आया, तब हमारा फुस हो गए। तो अगर हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है उसका सलूशन देखिए, उस तरह के क्वेश्चन सर्च कीजिए यूट्यूब पे या आप गूगल पे सर्च कीजिए, उसका सलूशन ढूंढिए कैसे भी करके। भले ही आपको वो उस क्वेश्चन का सलूशन ढूंढने में 2 दिन ही क्यों ना लग जाए, लेकिन ऐसा कीजिए। जब आप उस क्वेश्चन का सलूशन देख लेंगे तो जब तक आप उस क्वेश्चन का सलूशन देख रहे हैं उस बीच में आपको बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन दिखेंगे जो आपने कभी किए ही नहीं। मेरा मतलब ये है कि अगर आपका कोई एक पेन खो गया है, उस पेन को ढूंढने, आपके साथ भी ऐसा घर पे होता होगा, अगर कोई चीज़ खो गई है तो उस चीज़ को ढूंढने के लिए अगर हम लोग बेड हटा रहे हैं, कुर्सी हटा रहे हैं, टेबल हटा रहे हैं, तो देखते होंगे कई और चीज़ें भी मिल जाती होंगी जो पहले से खोई हुई हैं। बात समझ में आ रही? तो वैसे ही एक क्वेश्चन का सलूशन देखने के लिए आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके सलूशंस मिलेंगे। तो आप लोगों का वो टाइम वेस्ट नहीं हुआ, वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। क्लियर हो रही इतनी बात हमारी? अच्छा, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आर्गुमेंट के चैप्टर की तरफ। तो आर्गुमेंट में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं होता क्या है आर्गुमेंट।
इसमें भी एजम्पशन की ही तरह स्टेटमेंट होगा, उसके नीचे 2 आर्गूमेंट या 3 आर्गूमेंट दे रखे होंगे, वही 5 ऑप्शन होंगे आपके पास, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड एंड बोथ फॉलोज। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आती है बात कि आर्गूमेंट कभी भी गलत नहीं होता है हमारा, कभी भी आर्गूमेंट आपका गलत नहीं होगा। आर्गूमेंट या तो वीक होगा या तो स्ट्रांग होगा। ठीक है भाई, अगर आपने या किसी ने भी कोई बात कही है तो उसने ये सोच के थोड़ी ना कही होगी ये बात मैं गलत कह रहा हूँ, उसने तो यही सोचा होगा कि ये बात मेरी बिल्कुल सही है। अब चाहे सही हो या ना हो अलग बात है, एजम्पशन में ही बताया था, लेकिन उसने बात यही तो सोचा होगा कि बात सही कही मैंने। लेकिन आप उसकी बात मानो या ना मानो ये डिपेंड करता है उसके आर्गूमेंट के स्ट्रांग या वीक होने पर। क्लियर हो रही इतनी बात? थोड़ा सा और एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। देखो, अब जैसे जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता था अपनी कोचिंग में, तो मैं क्लास में आया एक दिन, मैंने बच्चों से पूछा कि आज बताओ क्या पढ़ोगे, आज बताओ क्या पढ़ोगे। तो किसी ने कहा कि सर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा दीजिए, किसी ने कहा सर पजल पढ़ा दीजिए, किसी ने कहा स्लॉक्स पढ़ा दीजिए, किसी ने कहा सर इनइक्वलिटीज़ पढ़ा दीजिए। ठीक है। अब चारों सब्जेक्ट हैं, सॉरी चारों टॉपिक हैं, पढ़ाने हमको ही हैं, पढ़ने उनको हैं, आज नहीं तो कल पढ़ने हैं। तो क्या किसी ने भी कोई गलत बात कही? नहीं, किसी ने भी कोई गलत बात नहीं कही। लेकिन बात उस समय उस घंटे में क्या पढ़ाऊँगा ये डिपेंड करता है। तब तक जिसने सिटिंग अरेंजमेंट कहा था उसने कहा कि सर सिटिंग अरेंजमेंट 5 से 10 नंबर का आता है। जिसने पजल कहा था उसने कहा सर पजल 20 नंबर का आता है। जिसने स्लॉक कहा था उसने कहा कि सर स्लॉक 5 नंबर का आता है। जिसने इनइक्वलिटीज़ कहा था उसने कहा सर इनइक्वलिटीज़ 5 नंबर का आता है। ठीक है। तो अभी किसका आर्गूमेंट स्ट्रांग है? पजल वाले का, क्योंकि उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है एग्ज़ाम में। ठीक है। जब मैं पजल पढ़ाने जा ही रहा था तब तक किसी ने कहा कि सर आप लास्ट टर्न पर थोड़ा सा आपने इनइक्वलिटीज़ बता दिया था, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि उसको ख़त्म कर लें हम लोग। बात समझ में आ रही है? किसी ने कहा कि सर इनइक्वलिटीज़ थोड़ा सा आपने बता दिया था, उसका जो सिंबल्स वगैरह हैं ये बता दिए थे, क्यों ना ऐसा किया जाए कि उसको ख़त्म कर लें। तो हमने कहा ठीक, वेरी गुड। तो अब का आर्गूमेंट किसका स्ट्रांग हो गया? जिसने इनइक्वलिटीज़ के बारे में बात कही थी, क्योंकि उसने कह दिया कि हाँ इनइक्वलिटीज़ पहले बता दिया था, सर थोड़ा सा ख़त्म कर लें। तब तक किसी और ने कहा कि सर कल से जो है दिवाली की 5 दिन की छुट्टियां हैं, फिर सैटरडे और फिर संडे, मतलब 1 हफ्ते की छुट्टियां हैं, तो 1 हफ्ते हम लोगों की क्लास नहीं लग पाएगी रीजनिंग की। और तो क्यों ना ऐसा किया जाए जो पुराना आपने पढ़ा रखा है उसमें ये कुछ शीट में डाउट्स हैं, इनको क्लियर कर दीजिए। नया चैप्टर पढ़ाने से बेटर ये है, क्योंकि 1 हफ्ते में हम जो भी आप नया पढ़ाएंगे वो जाहिर सी बात है भूल जाएंगे। हम इतने अच्छे बच्चे तो है नहीं कि घर पे जाकर रिवाइज़ कर लें। अगर रिवाइज़ करते भी हैं तब भी हमको अगर कोई डाउट होगा तो हम नहीं पूछ पाएंगे। तो हमने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है। तो अब किसका आर्गूमेंट स्ट्रांग हो गया? जिसने कहा था कि सर पुराना वाला है, कोई डाउट्स क्लियर कर दीजिए। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यानी और इन 5 लोगों में से किसी ने भी कोई अलग बात नहीं कही, कोई गलत बात नहीं कही, सभी ने अपनी अपनी सही बातें कही हैं, लेकिन आर्गूमेंट टाइम टू टाइम स्ट्रांग होता गया। ठीक है। तो इसलिए जब आर्गूमेंट हमारा कोई रीज़न दे दिया जाएगा, परफेक्ट रीज़न होगा तो स्ट्रांग होगा, रीज़न नहीं दे रखा है तो फिर वो वीक होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कब कब आर्गूमेंट स्ट्रांग होते हैं, कब कब वीक होते हैं। सबसे पहली बात ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, कहीं अच्छी तरह से दिमाग में घुसा लीजिए। सबसे पहली बात है कि रेफरेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट, भारत सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन की बात आ जाएगी तब वो आर्गूमेंट हमारा स्ट्रांग होगा, चाहे वो आपको सही लगे या ना लगे। मतलब भारत सरकार के खिलाफ आप लोगों को नहीं जाना है। भारत सरकार ने जो भी कहा उनका आर्गूमेंट स्ट्रांग है, या भारत सरकार का रेफरेंस दे दिया गया कहीं भी तो उसका आर्गूमेंट हो जाएगा स्ट्रांग, चाहे सही हो चाहे गलत हो, डजेंट मैटर। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करते हैं ज़रा। जैसे आप अगर कहीं जा रहे हो अपनी बाइक से और आपसे किसी ने कहा कि आप हेलमेट लगा के चला करो, तो जनरली दूसरा बंदा क्या कहता है? तुमसे क्या मतलब, हम चाहे अपने सिर दीवार में ऐसे ही मार लें, हु द हेल आर यू। लेकिन अगर उसी बंदे ने कह दिया कि भारत सरकार का नियम है आप हेलमेट लगा के चला करें, तो उस बंदे का आर्गूमेंट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग।
फिर आप उससे कुछ भी नहीं कह सकते हो। ठीक है, आप लगा के चलो या ना चलो, कंसर्न आपका है, लेकिन आप उससे बहस नहीं कर सकते हो। क्लियर हो रही है इतनी बात? ठीक है, यानी भारत सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन की बात आ जाएगी तब वो आर्गुमेंट हमारा स्ट्रांग होगा। दूसरी बात आती है रेफरेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन की बात आ जाएगी तब वो आर्गुमेंट हो जाएगा हमारा स्ट्रांग। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन की बात कैसे आ जाएगी? जैसे कि आपने देखा होगा कहीं हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो तो लिखा हुआ होता है कि पेशेंट से मिलने का समय 9 से 2 या 5 से 6 या 3 से 4 वटेवर जो भी अलग अलग हॉस्पिटल का अलग अलग होता है। तो इस बीच में ही आप अपने पेशेंट से मिल सकते हैं। इससे आगे या पीछे आप वहाँ के स्टाफ से रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका नियम है। अलग अलग जगह का अलग अलग नियम होता है, अलग अलग टाइम्स होते हैं। तो उसके अलावा रिक्वेस्ट तो हो सकती है लेकिन ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। क्लियर है? रिलेट कर पा रहे होंगे आप लोग। इसके बाद में रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ रिलीजन, धर्म की बात आ जाएगी तब वो आर्गुमेंट स्ट्रांग होगा। जैसे धर्म की बात कैसे देखा होगा आपने कि जो सिख कम्युनिटी के लोग होते हैं उनके लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य नहीं है। ये सरकार ने उनके धर्म का ही तो सम्मान किया भाई, अगर उनकी पगड़ी है तो उनको हेलमेट लगाना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो धर्म की बात आ जाएगी तब वो आर्गुमेंट स्ट्रांग होगा। अगली बात आती है रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस बुक्स, धार्मिक पुस्तकों की बात आ जाएगी तब वो आर्गुमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। धार्मिक पुस्तकों की बात कैसे आ जाएगी? आपने मूवी देखी होगी ओ माय गॉड, तो उसमें आपने देखा होगा जब परेश रावल केस हारने लगता है तो जो कृष्ण जी होते हैं, अक्षय कुमार वहाँ उसमें बने हुए, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि गीता पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कुरान पढ़ो। तब परेश रावल ये सब पढ़ के उसे पता लग जाता है कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तब अदालत में जाकर वो उनका रेफरेंस देता है, उनकी बात स्ट्रांग हो जाती है, जज को उनकी बात माननी पड़ती है। बात समझ में आ रही है? भाई परेश रावल ने क्या कहा? गीता के 90वें अध्याय में ये लिखा हुआ है कि आत्मा अजर अमर है, कभी मरती नहीं है, और हे पार्थ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, जो कुछ भी होता है हमारी मर्ज़ी से ही होता है, हमारी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो इसलिए दुकान भी हमारी भगवान ने गिराई। कुरान में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो रेफरेंस किसका दे दिया गया? धार्मिक पुस्तकों का, तभी उनकी बात स्ट्रांग हो गई। क्लियर हो गई इतनी बात? इसके बाद में अगली बात आती है कॉपी मेक्स एन आर्गूमेंट वीक। कॉपी आर्गूमेंट को वीक कर देता है। कॉपी आर्गूमेंट को कैसे वीक कर देता है? अब जैसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि क्या भारत में हर एक 3 साल के बाद पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाने चाहिए? तो आर्गुमेंट है पहला कि हाँ, और देशों में भी इसी तरह से इलेक्शन करवाए जाते हैं, या अमेरिका में भी इसी तरह से इलेक्शंस करवाए जाते हैं। तो भैया ये आर्गुमेंट हो जाएगा वीक। अब अमेरिका करवाता है या नहीं करवाता है उससे हमें क्या मतलब? वहाँ की अर्थव्यवस्था अलग है, वहाँ का राजनीति अलग है, सब कुछ अलग है। तो यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी हमेशा आर्गुमेंट को वीक कर देता है। अब जैसे कि आपने भी देखा होगा, आप भी अगर कहीं जा रहे हो, बड़े भाई को बाइक मिल जाती है, आपको बाइक नहीं मिलती है, आपने कहा मम्मी या पापा देखो बड़े भैया को तो बाइक दे देते हो, हमको नहीं देते हो, तो फिर वो क्या कहते हैं? क्या वो आपकी बात मानते हैं? नहीं, वो आपसे कहते हैं कि पहले उतने बड़े हो जाओ। बिकॉज कॉपी मेक्स एन आर्गूमेंट वीक। कॉपी हमेशा आर्गूमेंट को वीक कर देता है। ठीक है, अगर आप किसी की कॉपी कर रहे हो तो आर्गूमेंट हमेशा लास्ट टर्न पे शायद मैंने बात नहीं की थी। एक बात और बताता हूँ मैं आपको। जैसे पापा आपसे कहते होंगे कि वो देखो शर्मा जग लड़का फर्स्ट आ गया, उसकी नौकरी लग गई, ये हो गया वो हो गया, क्या उनकी बात आपके दिमाग में घुसती है? नहीं घुसती है। क्यों नहीं घुसती है? क्योंकि वो कॉपी कर रहे हैं। आपको मन में यही आता होगा, आई डोंट केयर, मैं क्या करूँ। ठीक है, फर्स्ट आ गया, नौकरी लग गई, मेरी लाइफ अलग है, उसकी लाइफ अलग है। ठीक है, इसलिए ऑलवेज कॉपी मेक्स एन आर्गुमेंट वीक। चाहे आप कर रहे हो कॉपी या कोई और कर रहा है, कॉपी हमेशा आर्गुमेंट को वीक कर देता है, जान दीजिए। बट एक्सपीरियंस मेक्स एन आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग। एक्सपीरियंस आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है। अब आप अगर किसी टीचर की बात मानते हो तो क्यों मानते हो? क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बोला है या इन्होंने ये किताब पढ़ी है। अगर आप हमसे कोई बुक के बारे में पूछते हो कि सर कौन सी किताब लें रीजनिंग के लिए या कुछ है,
तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि हाँ भाई ये किताब ले लीजिए, ये किताब मत लेना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, और फिर मैं रीज़न भी देता हूँ कि ये किताब नहीं लेनी है तो क्यों नहीं लेनी है, और ये किताब लेनी है तो क्यों लेनी है। ठीक है, तो हमेशा एक्सपीरियंस इज़ स्ट्रॉन्ग, एक्सपीरियंस हमेशा आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देता है। नेक्स्ट आता है, यूज़ ऑफ कंपैरेटिव डिग्री विदाउट एनी रीज़न मेक्स आर्गूमेंट वीक, इफ़ रीज़न गिवन देन इट विल बी स्ट्रॉन्ग। अगर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जा रहा है बिना किसी रीज़न के, तब वो आर्गूमेंट को वीक कर देगा। अगर रीज़न दे दिया गया तब वो आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देगा। क्लियर हो गई इतनी बात? जैसे आपने किसी से कहा कि हमको बाइक लेनी है, कौन सी बाइक लें, स्प्लेंडर लें या डिस्कवर लें। सामने वाले बंदे ने कह दिया कि स्प्लेंडर ले लो, स्प्लेंडर इज़ बेटर देन डिस्कवर। तो क्या आप उसकी बात मानोगे? नहीं, क्योंकि उसने कोई रीज़न नहीं दिया, कोई बात नहीं की, कंपैरिजन किया लेकिन विदाउट रीज़न। अगर उसी बंदे ने कहा कि स्प्लेंडर इज़ बेटर दैन डिस्कवर बिकॉज इट हैज़ ABDB इंजन, गुड माइलेज, गुड रिसेलेबिलिटी, गुड ये गुड वो, तो आप उनकी बात को थोड़ा सा समझोगे, थोड़ा सा सुनोगे। क्यों? क्योंकि उसने रीज़न दिया है कि क्यों अच्छी है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए फिर से एक बार मैं सारे पॉइंट्स रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, रेफरेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट मेक्स एन आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग। दूसरा आता है रेफरेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है रेफरेंस ऑफ रिलीजन, रेफरेंस ऑफ रिलीजियस बुक्स मेक्स एन आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग। अगला था कॉपी मेक्स एन आर्गूमेंट वीक, एक्सपीरियंस मेक्स एन आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग। और लास्ट था यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री विदाउट एनी रीजन मेक्स आर्गूमेंट वीक, इफ रीजन गिवन देन इट विल बी स्ट्रॉन्ग। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, तो अब यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ऑप्शन वही हैं, हमें पता है अच्छी तरह से कौन कौन से ऑप्शन हैं। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, आइदर और, नाइदर नॉर एंड बोथ फॉलोज। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा हुआ है Should the pictures depicting the worst state of oral cancer essentially appear on the cigarette packs? इसमें इसका मतलब है क्या जो मुंह के कैंसर के लिए जो पिक्चर शो की जाती है सिगरेट के पैक पर, क्या उसको अनिवार्य रूप से दिखाया जाना चाहिए? ये हमारे पास स्टेटमेंट था। पहला एजम्पशन है इसका, यस दिस इज अ शॉर्ट ऑफ ब्रेन वॉश टू मेक द स्मोकर्स रियलाइज दैट दे आर इनहेलिंग पॉइजनस स्टफ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यह जो है एक प्रकार का ज़बरदस्ती माइंड चेंज करना है या ब्रेन वॉश करना है कि उन लोगों को ये बताना कि वो लोग जो है जहरीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है ये कि ऐसा किया जाना चाहिए। इसमें प्रॉपरली दे रखा है कि ज़बरदस्ती मत परिवर्तन करना है। ठीक है, दूसरा है नो आइदर पुट अ कंप्लीट बैन ऑन सेल ऑफ सिगरेट और जस्ट डो नॉट हैम्पर द एन्जॉयमेंट ऑफ स्मोकिंग। यानी इन्होंने ये कहा है कि या तो सिगरेट की जो बिक्री है इसको पूरी तरह से बैन कर दिया जाना चाहिए, या इनके इंजॉयमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं लाना चाहिए। तो यार ये तो कोई हमारे स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट नहीं हुआ कि इंजॉयमेंट की बात, ये कोई स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा पहला वाला ही सही हो जाए, क्योंकि पहला वाला राष्ट्रहित की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम लोग अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाला दूसरा है शुड ऑल बैंक्स हुज NPAs आर मोर देन देयर प्रॉफिट बी क्लोज डाउन। इसमें इसका मतलब है कि जिन बैंकों के NPA उनके प्रॉफिट से ज़्यादा हैं, क्या उनको बंद कर देना चाहिए? तो पहला एजम्पशन है यहाँ पर, पहला आर्गूमेंट है नो दिस विल क्रिएट अ एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, कि नहीं ये भारत की इकोनॉमी पर उल्टा प्रभाव डालेंगे। तो बिल्कुल सही बात है भाई, जो बंदे NPA नहीं है, जिन लोगों का अकाउंट बैंक में है, जो अच्छी तरह से चला रहे हैं, उनका भी पैसा लैप्स हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, जो सरकार ने उस बैंक में पैसा लगा रखा है, जो और ब्रांचेस बन रखी हैं, वो सारा पैसा हमारा लैप्स होगा। NPA आप लोगों को पता ही होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी जो लोग बैंक का लोन टाइम पर नहीं चुकाते हैं, जो लोग बैंक से लोन लेकर कहीं या फ्रॉड होते हैं, जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी का केस तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को NPA कहा जाता है। कुछ ये तो बहुत बड़े NPAs हैं, कुछ छोटे NPA होते हैं जो 8-10 हज़ार, 60 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार लोन लेके बैठे होते हैं। कोई 60 हज़ार करोड़, 10 हज़ार करोड़ का लोन लेके बैठा होता है। ठीक है, तो
ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई इससे इंडियन इकोनॉमी पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। दूसरा है यस दिस इज़ द ओनली वे टू रिड्यूस इकोनॉमिक लॉसेस। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एजम्पशन वाले में, द ओनली वर्ड हमेशा एजम्पशन को ही नहीं, आर्गूमेंट हो चाहे कोर्स ऑफ एक्शन हो, सभी तरह के जो लॉजिकल होते हैं उनको गलत कर देता है। द ओनली वर्ड का यूज़ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ओनली वर्ड का यूज़ दिया गया है, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले की तरफ। Should all the vehicles vendors on the roads in the big cities in India be forcibly sent to the villages? यानी जो भी वेंडर्स हमारे सिटीज़ में कुछ सामान लगाकर सड़क के किनारे बैठे हुए होते हैं, क्या उनको ज़बरदस्ती उनके घर उनके गांव भेज देना चाहिए? तो पहला आर्गूमेंट है नो दिस इज़ अनफेयर एंड दिस पीपल में हैव टू सफ़र फॉर द बिजनेस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो बिजनेस वो शहर में कर सकते हैं वो गाँव में नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि शहर की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर कोई गोलगप्पे वाला भी है वो अगर सड़क के किनारे बैठा है तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, अगर 10 में से 100 में से एक बंदा भी उसके गोलगप्पे खाएगा तो उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जब गांव में 1000 लोग ही टोटल हैं तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पहला वाला हो जाएगा गलत, अनफेयर रहेगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है नो दीज पीपल शुड बी सेंट टू अ सर्टेन प्लेसेस टू एस्टैब्लिश देयर बिजनेस इन सिटीज़। ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इन सभी को अगर किसी एक जगह पर हम लोग एकत्रित कर देंगे तो नहीं काम बन पाएगा। वजह यह है क्योंकि इतने सारे वेंडर्स हैं, इतनी ज़्यादा जगह कहाँ आएगी। दूसरी बात है जो चीज़ जहाँ पर ठीक लगती है वो वहीं सही होनी चाहिए। अब जैसे सब्जी मंडी है तो एक आदमी सब्जी लेने गया सब्जी मंडी, तो वहाँ पर सब्जी ही मिलेगी, वो वहाँ पर गोलगप्पे थोड़ी ना खाएगा या बर्गर थोड़ी ना खाएगा। बात समझ में आ रही है? या कोई ताला सही करवाने जा रहा है तो उसके घर के पास में अगर ताला सही करने वाला कोई बैठा हुआ है तो वहाँ से करवाएगा। अब वो 10 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर वहाँ पर जहाँ पर इन्होंने सरकार ने अगर इनको माइग्रेट किया है तो उसको लेने वहाँ कैसे जाएगा? बात समझ में आ रही है? तो किसी एक जगह सभी तरह के लोगों को एकत्रित कर देना ये गलत बात हो जाए। किसी एक चीज़ की मार्केट अगर एक जगह बना दी जाए वो एक बार को तब भी कंसिडरेबल है, लेकिन हर एक तरह की मार्केट को, हर एक तरह की वेंडर्स को एक ही जगह पर इस्टेब्लिश करना, पहली बात तो ये पॉसिबल ही नहीं है, दूसरी बात ये लॉजिकली भी हमारा सही नहीं रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है आर न्यूक्लियर फैमिलीज बेटर देन जॉइंट फैमिलीज़? क्या जो एकल परिवार हैं ये हमारे संयुक्त परिवार से बेटर हैं? पहला है हमारा नो जॉइंट फैमिलीज़ आर इंश्योर जॉइंट फैमिलीज़ इंश्योर सिक्योरिटी एंड आल्सो रिड्यूस द बर्डन ऑफ वर्क। बिल्कुल सही बात है। जॉइंट फैमिलीज़ जो है सिक्योरिटी भी रिड्यूस करती है। भाई मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके माँ बाप को कहीं जाना है, तो अगर न्यूक्लियर फैमिली में होगा तो वो अकेला रह जाएगा। अगर जॉइंट फैमिली में होगा तो दादा दादी चाचा चाची मम्मी नाना नानी या वडेवर जो भी और पर्सन्स हैं वो उसकी टेक केयर कर सकते हैं, यानी सिक्योरिटी हो गई। दूसरी बात यह है यस न्यूक्लियर फैमिली इंश्योर ग्रेटर फ्रीडम। ये बात भी बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर फैमिलीज जो है जो स्वतंत्रता है उसको प्रमोट करती हैं। भाई अब किसी बहू को साड़ी नहीं पहननी है, सूट पहनना है, जीन्स पहनना है, न्यूक्लियर फैमिली में है तो वहाँ पर अपना कर सकती है। जॉइंट फैमिली में है तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, चाहे कितनी ही खुले विचारों की हो, लेकिन कहीं ना कहीं तब भी थोड़ा बहुत तो भारत के कल्चर के हिसाब से फ्रीडम नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो ऐसे केस में आएगा आइदर और, जब दो ही चीज़ें पॉसिबल हों। क्या कहा मैंने? जब दो ही चीज़ें पॉसिबल हों और दोनों के दोनों आर्गुमेंट में आपको गिवन हो, तो ऐसे केसेस में हम लोग लगाते हैं आइदर और, क्योंकि या तो न्यूक्लियर फैमिली होगी या तो जॉइंट फैमिली होगा। बैचलर की तो कोई फैमिली होती नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। क्लियर है? अगले की तरफ बढ़ते हैं। शुड द गवर्नमेंट टेक ओवर ऑल द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड प्रोवाइड देम स्पेशल असिस्टेंस? पहला है यस। पहले इसको समझा देता हूँ। ये है क्या कि इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को क्या जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उनको टेक ओवर कर देना चाहिए और स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए, मतलब उनको और इंकरेज करना चाहिए। तो पहला आर्गुमेंट है यस दिस शुड बी डन इफ़ द गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल द अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही बात है। अगर गवर्नमेंट इन छोटे उद्योगों को टेक ओवर करके स्पेशल ट्रीटमेंट देगी
तो जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म होगा। क्यों? क्योंकि जब बिजनेस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर काम करने के लिए लोगों की भी आवश्यकता होगी, और जिससे कि एम्प्लॉयमेंट कुछ हद तक तो कम होगा। पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ हद तक तो कम होगा। इस सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को कोर्स ऑफ एक्शन में और अच्छी तरह से बताऊँगा। ठीक है। दूसरा है, नो गवर्नमेंट डज नॉट हैव एक्सपर्टाइज टू हैंडल सच इंडस्ट्रीज़। ये गलत हो जाएगा हमारा, क्यों? गवर्नमेंट के पास में इन इंडस्ट्रीज़ को टैकल करने का एक्सपर्टाइज नहीं है, तो ये तो कोई बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट तो हायर करेगी ना, फिर वो अलग अलग तरह से मैनेजर या जो भी इनका कोई मंत्रालय बनाए या जो भी करे, तो ये हायर किए जाएंगे। और वैसे भी एक्सपर्टाइज की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो बंदा गवर्नमेंट जो लघु उद्योग चला रहा है वो तो खुद एक्सपर्ट है ना उसी चीज़ में। ठीक है। गवर्नमेंट तो उसको टेक ओवर कर रही है, मतलब उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है ना। ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तीसरे वाले की तरफ बढ़ते हैं। यस, दिस इज़ वे एम्प्लॉयमेंट एंड मोर प्रोडक्शन कैन बी जनरेटेड। तो यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है कैन बी जनरेटेड, ये हो जाएगा हमारा, इस वजह से ये तीसरा वाला जो हमारा आर्गुमेंट है ये हो जाएगा गलत। तीसरा वाला गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कैन भी लिखा हुआ। भाई कोई आर्गुमेंट आपसे कर रहा है, अब वही श्योर नहीं है, इसमें लिखा हुआ कैन बी जनरेटेड कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ेगा, हो सकता है। तो जब वही श्योर नहीं है तो आप उसकी बात क्यों मानोगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हमारी वीडियो देखो, हो सकता है आपको फ़ायदा हो, तो क्या आप हमारी वीडियो देखोगे? नहीं देखोगे, क्योंकि जब मैं ही श्योर नहीं हूँ कि मेरी वीडियो से फ़ायदा होगा आपको, तो आप क्यों वीडियोस देखोगे या आप मेरी क्लास में क्यों आओगे? ठीक है। तो इसलिए अगर कैन भी लिखा हुआ है, कैन भी या कुड भी या शुड भी तो ठीक बात है, कैन भी या कुड भी लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा गलत। क्योंकि जब कोई सामने वाला बंदा जो आर्गुमेंट दे रहा है तो वही श्योर नहीं है, तो दूसरा बंदा उसकी बात नहीं मानेगा। यहाँ पर इसका आंसर होगा ओनली फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, सिर्फ पहला वाला सही है। ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले वाले की तरफ। नेक्स्ट है, शुड द इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग इन द इंडिया लाइक IITs एंड IIMs बी मेड टोटली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। यानी क्या IIT और IIM जैसे जो हायर इंस्टीट्यूट्स होते हैं इनको गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री कर देना चाहिए? हाँ जी, पहला आर्गुमेंट है यहाँ पर, यस सच इंस्टीट्यूट्स इन द डेवलप्ड कंट्रीज आर रन बाय नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। तो यहाँ पर जो हमारा पहला वाला आर्गुमेंट है ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉपी मेक्स एन आर्गुमेंट वीक। कॉपी हमेशा आर्गुमेंट को कमज़ोर कर देता है। ठीक है भाई, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी से चलाए जाते हैं और देशों में बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश में गवर्नमेंट चला रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉपी मेक्स एन आर्गुमेंट वीक। और वैसे भी यहाँ पर कोई रीज़न नहीं दे रखा है इन्होंने कि क्यों चलाना चाहिए, क्यों नहीं। सिर्फ नॉन गवर्नमेंट डेवलप्ड कंट्रीज चलाती हैं तो हम भी चलाएं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। ठीक है। फिलहाल दूसरा है, नो गवर्नमेंट नीड्स टू रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ दीज इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर राष्ट्रहित की बात आ रही है तो इसलिए यहाँ पर आर्गुमेंट सही। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जहाँ पर राष्ट्रहित या गवर्नमेंट की बात आ जाएगी तब वो आर्गुमेंट हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। थर्ड वन इज़, नो दीज इंस्टीट्यूट्स आर नॉट कैपेबल टू टेक पॉलिसी डिसीजंस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इंस्टीट्यूट्स अभी तक कैसे चल रहे हैं। ठीक है, और ये किसे पता है कि अगर प्राइवेट कर दिया जाएगा तो इंस्टीट्यूट्स जो है ऐसा कैपेबल नहीं होंगे। ठीक है, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो डिसीजन लेने हैं तो वो उसके लिए कैपेबल नहीं होंगे, तो ये आर्गुमेंट भी हमारा वीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पहला गलत है, दूसरा वाला सही है, तीसरा भी गलत है, यानी आपका आंसर होगा ओनली सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग, सिर्फ दूसरा वाला सही है। ठीक है, चलिए सातवें की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, शुड स्मोकिंग सिगरेट्स एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल बाय द एक्टर्स बी कम्प्लीटली बैंड इन द मूवीज़ इन इंडिया। सबसे बड़ा बर्निंग टॉपिक यही है कि क्या ऐसा होना चाहिए जो फिल्मों में एक्टर्स होते हैं इनको सिगरेट और शराब पीने पर बैन कर देना चाहिए। तो पहला आर्गुमेंट है, यस दिस विल सिग्निफिकेंटली reduce the trend of smoking cigarettes and drinking alcohol among the youth in India।
यानी ये यूथ, इंडिया के यूथ में सिगरेट और शराब पीने की जो आदत है उसको कम करेगा। मैं नहीं बता रहा हूँ ये स्ट्रांग है या वीक है, ये आप लोग बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। दूसरा है नो देयर शुड बी नो सच बैन ऑन द क्रिएटिव परस्यूट्स ऑफ द फिल्म मेकर। ठीक, यानी फिल्म मेकर के जो चरित्र चित्रण है उसमें कोई बैन नहीं होना चाहिए। ये भी मैं नहीं बताऊंगा इस कैसा है। तीसरा है नो द फिल्म पोर्ट्रे द सोसाइटी एंड हेंस सच सीन्स शुड बी ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मूवीज़ इफ़ द स्टोरी लाइन डिमांड्स सो। यानी अगर स्टोरी की डिमांड है तो ये जो है सीन मूवीज़ में होने चाहिए। इसका भी मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा कि इसका आपको आंसर क्या लगा। क्लियर है? तो चलिए इसका आंसर हम लोग अगली वाली वीडियोस में देखेंगे। ठीक, इसके नेक्स्ट है शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू कार्स फॉर अ फ्यू मंथ्स इन द बिग सिटीज़ इन इंडिया। तो अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि कुछ महीनों के लिए नई कारों के रजिस्ट्रेशन पर बैन कर देना चाहिए जो बड़ी सिटीज़ में। ठीक है, तो पहला आर्गूमेंट है यस दिस विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नंबर ऑफ कार्स ऑन द ऑलरेडी ओवर क्राउडेड रोड्स ऑफ द बिग सिटीज़ इन इंडिया। तो ये मुझे तो गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है? क्योंकि जितनी कार्स हैं इस समय सिटी में वो तो हैं ही ना, वो रिड्यूस थोड़ी ना हो रही हैं, नई कार नहीं आ रही हैं। हाँ, अगर यहाँ पर स्टॉप लिखा हुआ होता तो हो सकता है हम इसको स्ट्रॉन्ग मान लेते, लेकिन रिड्यूस लिखा हुआ है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। कम थोड़े ना कर रहा है, ठीक है, रोक रहा है उसको और बढ़ा नहीं रहा है, लेकिन कम नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा है यस द एग्जिस्टिंग कार ओनर्स विल बी हैप्पी एज दे विल फेस लेस ट्रैफिक सिग्नल्स इन पीक आवर्स। ये भी हमारा वीक हो जाएगा। भाई जो कार ओनर्स हैं उनको खुश करने के लिए हमें थोड़े ना कुछ काम करना है, ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। थर्ड वन इज़ नो दिस इज़ हाईली डिस्क्रिमिनेटली अगेंस्ट दोज हु डिसाइड टू बाई कार्स नाउ एंड हेंस शुड बी इन्फोर्स्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नई कार लेने का निर्णय कर चुके हैं उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है भाई, नई कारों का जो निर्णय ले चुके हैं उनके लिए जाती तो हो ही जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ओनली थर्ड फॉलोज। क्लियर है इतनी बात? तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो सातवें वाले क्वेश्चन का, सातवां क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था वो हमारा जो हमने दिया था, हाँ 7th क्वेश्चन था। तो 7th वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो अगली वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन स्टडी 2020 को, और अपना सपोर्ट दीजिए आप लोग, जिससे कि और भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए डेली आती रहें। चलिए, थैंक यू क्लास।